नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। लालू प्रसाद के दूसरे नंबर की बेटी रोहिणी आचार्य ने परिवार और पार्टी से अलग होने के बाद अब एक बार फिर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तहलका मचा दिया। रोहिणी आचार्य ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की योजनाओं का भी जिक्र किया, फिर ऐसी बात कह दी जिससे सुनकर लालू परिवार को अच्छा नहीं लगेगा। रोहिणी ने लिखा है कि लड़कियों को 10,000 रुपए देना या साइकिलें बांटना भले ही नेक इरादे से किया गया काम हो, लेकिन यह भारत में महिलाओं के सशक्तिकरण में बाधा डालने वाले व्यवस्थागत मुद्दों को हल करने के मद्देनजर अपर्याप्त है। सरकार और समाज का यह प्रथम दायित्व होना चाहिए कि वह बेटियों के सम्मान, अधिकारों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाए, खासकर सामाजिक और पारिवारिक उदासीनता के मद्देनजर। रोहिणी ने आगे लिखा है कि बिहार में गहरी जड़ें जमा चुकी पितृसत्तात्मक मानसिकता सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्रों में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता पैदा करती है। प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसी सुरक्षित जगह है जहां वह बिना किसी डर, अपराध बोध, शर्म या किसी को कोई स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। इस उपाय को लागू करना केवल एक प्रशासनिक दायित्व नहीं है, बल्कि अनगिनत महिलाओं को भविष्य में होने वाले शोषण और उत्पीड़न से बचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। अब सवाल उठता है कि रोहिणी आचार्य ने यह पोस्ट क्यों लिखी है। दरअसल रोहिणी आचार्य का मायका पक्ष यानी लालू परिवार से संबंध अब बिल्कुल खराब हो चुके हैं। बिहार चुनाव परिणाम के तुरंत बाद उन्होंने तेजस्वी यादव पर चप्पल फेंकने का आरोप भी लगाया था। साथ ही उन्होंने संजय यादव समेत और 2 नाम भी लिए थे। अब उनकी सोशल साइट पर की गई पोस्ट से यह साफ है कि चप्पल फेंकने वाले मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने कोई पहल नहीं की थी। इस बात को लेकर रोहिणी ने लिखा है कि प्रत्येक बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़े होने का अधिकार है कि उसका मायका एक ऐसा सुरक्षित स्थान है जहां वह बिना किसी डर, अपराध बोध, शर्म या कोई ऐसे स्पष्टीकरण दिए बिना लौट सकती है। रोहिणी के दर्द पर सियासत शुरू हो गई है। रोहिणी की पोस्ट और सुरक्षा को लेकर पूछे गए सवालों पर उनके छोटे भाई और लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने तो यहां तक कह दिया कि रोहिणी आचार्य को सुरक्षा मिलनी चाहिए, मैं खुद यहां सुरक्षित नहीं हूं। वहीं जेडीयू का दावा है कि नीतीश ने हर एक इंसान को सुरक्षा दी है और महिलाओं को खासकर आगे बढ़ाया। तो वहीं बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने लालू परिवार की ओर से रोहिणी आचार्य के साथ हो रहे बर्ताव को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। बीजेपी का दावा है कि हमारे समाज में बेटों और बेटियों में कोई फर्क नहीं है। अगर किसी परिवार में ऐसा होता है तो वह गलत है। ऐसे में सवाल है कि मायके में बेटियां क्यों नहीं रह सकती। आज की बहस इसी मुद्दे पर करेंगे। सीधे आपको सवालों पर लेकर चलते हैं। आज हम अपनी डिबेट में क्या सवाल पूछने वाले हैं, जरा सवाल स्क्रीन पर प्ले कीजिए। तो सवाल है कि क्या रोहिणी ने राजनीतिक मंशा से यह पोस्ट किया है। कुछ लोगों का इस तरह का आरोप है कि रोहिणी आचार्य ने राजनीतिक मंशा से यह पोस्ट किया है। तो क्या यह राजनीतिक मंशा से प्रेरित है? क्या राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी चाहती हैं रोहिणी? लालू की उत्तराधिकारी बनना चाहती हैं रोहिणी आचार्य? सवाल यह भी पूछेंगे कि आरजेडी में तेजस्वी के बराबर कद चाहती हैं क्या रोहिणी आचार्य? और सवाल यह भी पूछा जाएगा कि महिला सशक्तिकरण का चेहरा बनना चाहती हैं रोहिणी आचार्य? तो चलिए मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से अनामिका पासवान और विपक्ष से कांग्रेस से डॉक्टर मधुबाला जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा सामाजिक कार्यकर्ता अरुणिमा कुमार, समाज शास्त्री प्रोफेसर डॉक्टर सैफाली राय और राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर मधुबाला जी आपसे, चूंकि आप महागठबंधन में उनके साझेदार भी रहे हैं, इसीलिए पहला सवाल आपसे। रोहिणी आचार्य का जो पोस्ट है वो आपने पढ़ा होगा, किस ओर ये पोस्ट इशारा कर रहा है? क्या पारिवारिक कलह है, ये इस ओर इशारा है? ये क्या रोहिणी आचार्य लालू परिवार से अपने राजनीतिक अधिकार की मांग कर रही हैं, इस तरफ ये इशारा कर रहा है? उनकी उत्तराधिकारी बनने की ख्वाहिश को प्रेरित करने वाली ये पोस्ट है, या फिर उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उसकी टीस उनके मन में है और समाज को जगाने की कोशिश कर रही हैं कि अगर मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हो रहा है तो बिहार में न जाने कितनी बेटियां होंगी, कितने परिवारों में उन बेटियों के साथ इसी तरह का व्यवहार हो रहा होगा। जी सबसे पहले तो मेरा नमस्कार। और जहां तक ये पूरा मामला है, मैं कहती हूं कि इसे आप
किसी पॉलिटिकल एजेंडे से मत जोड़िए। ये व्यक्तिगत मामला है उस परिवार का, इसे महागठबंधन से इसका कोई लेना देना नहीं है। और दूसरी बात, जो महिलाओं की और बेटियों की आप बात कर रहे हैं, तो आपने कई स्टेटमेंट्स दिए, जैसे कई पार्टियों के स्टेटमेंट्स आए कि हमारे यहाँ हम बेटियों को बिल्कुल बराबर समझते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बिहार का सेक्स रेशियो, मैं बार बार इस बात को कहती हूँ कि 891 पर 1000 मेल, फीमेल का है 891, जो कि काफी सोचनीय भी है और ये दुर्भाग्यपूर्ण भी है, चेतावनी भी है। और जहां तक आज भी अगर हम ये कहें, बेटियों की बात करें, हम पूरे देश की बात करें, मधुबाला जी, मैं ये डिबेट बड़े करें, परिप्रेक्ष्य में ही करना चाहता हूं, चूंकि बिल्कुल पॉलिटिकल इसी परिवार से होना जुड़ा भी मामला है। रोहिणी आचार्य कुछ दिन पहले सड़कों पर आई थी और उन्होंने अपने परिवार पर और तेजस्वी यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। चूंकि ये सोशल मीडिया पर तमाम तरह की इस समय बहस चल रही है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि चूंकि वो लालू परिवार से ताल्लुक रखती हैं और लालू परिवार का उत्तराधिकारी बनने की कोशिश है उनकी, इसीलिए उन्होंने पोस्ट किया है। इसीलिए सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं आपसे चाहता था। जी, मैं ये कह दूंगी, बिल्कुल मैं ये कह रही हूँ कि मीडिया वाले जो हैं, आप लोग जो हैं, तो भी ऐसी तमाम जो बेटियां हैं जलाई जा रही हैं, मारी जा रही हैं, रेप हो रहा है हमारे राज्य में, उसकी खबरें नहीं आती हैं। और ये लालू परिवार से जुड़ी हुई तो निश्चित इस मुद्दे को उछाला जाएगा। मैं यही कहना चाह रही हूँ ना कि सिर्फ ये एक बेटी का मामला तो नहीं लालू है। परिवार मैं से जुड़ी राजनीतिक कोई एजेंडे बेटी पे के नहीं साथ जाना, कुछ मैंने आपको अनैतिक पहले कार्य ही हो रहा कहा, है या संतोष अनैतिक जी, व्यवहार हो रहा है तो उसे ना उठाएं। चूंकि वो मैंने लालू पहले ही परिवार कहा। की बेटी है, इसलिए रोहिणी आचार्य की आवाज को ना उठाएं, दबा दें। ये कौन सा तर्क हुआ? ये कौन सा तर्क? मैं कह रही हूँ, रोहिणी आचार्य की आवाज को कौन दबा रहा है? मैंने तो ये कहा कि ये दुर्व्यवहार अगर उनके साथ हो रहा है तो ये गलत है और ये उनका व्यक्तिगत मामला है, इसको राजनीतिक एजेंडा ना दिया जाए। और अभी आपने कहा कि महागठबंधन की बात, ये राजनेता का कोई भी महागठबंधन मामला नहीं है। व्यक्तिगत नहीं होता है, जहां तक मैंने राजनीति को समझा है। अगर वो राजनेता ना होती, वो सड़क पर आकर मीडिया के सामने ये बयान ना दी हुई होती कि तेजस्वी यादव ने उन पर चप्पल उठाई, उनके साथ अनैतिक व्यवहार किया गया, दुर्व्यवहार किया गया, अगर ये वो सारी बातें एक बंद कमरे में या बंद घर में ये सारे मामले सुलझा लिए गए होते, तो ये पारिवारिक मामला होता। चूंकि उन्होंने सड़क पर आकर मीडिया से अपनी शिकायत की थी, तो ये मामला पारिवारिक रहा नहीं। संतोष जी, ऐसी कितनी बेटियां हैं जो थाने में जा रही हैं, ऐसी कितनी बहुएं हैं जो थाने में जाकर एफआईआर करवाना चाहती हैं, उनके ऊपर जो घरेलू हिंसा हो रहा है, उनकी जान को खतरा है, कहाँ थाने में रिपोर्ट दर्ज होता है? कहाँ हम उन मुद्दों को उठाते हैं? कहाँ मीडिया वाले बतौर उठाते विपक्ष फिर हैं? आपकी कहाँ जिम्मेदारी क्या है? एक्टिविस्ट आप उनकी उठाते आवाज हैं? क्यों नहीं बन रहे हैं, क्यों नहीं उठा रहे हैं? बिल्कुल उठा रहे हैं, जहां है वहां भी उठा रहे हैं। बिल्कुल, तभी तो कह रहे हैं आपसे, तभी तो कह रहे हैं कि ऐसी हजारों लाखों बेटियां रोज प्रताड़ित हो रही हैं, अपने ही घर में प्रताड़ित हो रही हैं, अपने माँ से प्रताड़ित हो रही हैं, पिता से प्रताड़ित हो रही हैं, भाई से प्रताड़ित हो रही हैं, पति से प्रताड़ित हो रही हैं। हम कहाँ उनकी आवाज उठा रहे हैं? ठीक, मैं अनामिका पासवान जी की तरफ जा रहा हूं, बीजेपी प्रवक्ता की तरफ। उसके बाद तमाम मेहमान जो कि किसी भी राजनीतिक पार्टी से ताल्लुक नहीं रखते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लूंगा। अनामिका जी, चूंकि राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखती हैं और राजनीतिक परिवार में भी लालू परिवार से, जो सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार में से एक है, उससे ताल्लुक रखती हैं, इसीलिए इस पूरे मामले को तूल दी जा रही है मीडिया की थ्रू और विपक्ष यानी कि आप सत्ता पक्ष में है, सत्ता पक्ष की तरफ। यही मामला है क्या? देखिए, ये बहुत ही दुखद और बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि बिहार की एक बेटी उस घर से अपना अधिकार मांग रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि वो माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से भी डिमांड कर रही है कि बेटियों को सामाजिक और पारिवारिक रूप से सशक्त बनाया जाए। वो रोहिणी जी कहना चाह रही हैं कि लालू परिवार से मैं बिलोंग जरूर करती हूँ, लेकिन उस घर में ना बहू की इज्जत हुई ना बेटी की इज्जत हुई। बहू ऐश्वर्या राय को जिस तरह से बाल खींचकर घसीटते हुए घर से बाहर ले जाया गया और उसे घर से निकाला गया, ठीक उसी प्रकार रोहिणी आचार्य के साथ दुर्व्यवहार हुआ। और ये उनकी व्यथा है और ये व्यथा अब पारिवारिक नहीं रह गई है, क्योंकि सोशल मीडिया के पोस्ट में उन्होंने सार्वजनिक किया है और वह सिर्फ बेटी के हैसियत से नहीं किया है। उनकी जो लिखावट है, आप उसको गौर से पढ़ेंगे
तो एक नेत्री के तौर पे उन्होंने अपनी बातों को रखा है। हम जानते हैं कि हम भारत में रहते हैं और भारत पुरुष प्रधान देश है, लेकिन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने बेटियों के अधिकार के लिए, बेटियों को सशक्त करने के लिए एक से बढ़कर एक कानून लाए हैं। उन्होंने इस मर्ज को समझा कि नारी नर की धाय नहीं, बिना सिंह की गाय नहीं, नहीं किसी की दासी है, वह तो रानी झांसी है। बहस करो मत बाधा दो, अब इसको भी आधा दो, इसके बिना विकास नहीं और नए राष्ट्र का निर्माण नहीं। इन बातों को हमारे माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बेहतर तरीके से समझा। और आज अगर रोहिणी जी माननीय मुख्यमंत्री से भी गुहार लगा रही है कि सिर्फ साइकिल देने से काम नहीं चलेगा, पोशाक देने से नहीं काम चलेगा, तो वो ये कहना चाह रही है कि पारिवारिक तौर पे भी बेटियों को वो हक और अधिकार मिले कि वो बराबरी से अपने। लेकिन अनामिका जी, आपके ही कुछ मंत्रियों के मैं बयान सुना देता हूं। रामकृपाल यादव जी कह रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है, बेटी दर्द में किसी से गुहार लगा रही है। ऋतुराज सिन्हा कह रहे हैं हमारे समाज में बेटियों और बेटों में कोई फर्क नहीं है। शांभवी चौधरी कह रही हैं किसी परिवार में यदि ऐसा हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या इस तरह के स्टेटमेंट कह देने से आपकी जिम्मेदारी खत्म हो गई? अगर बतौर बिहार नागरिक और एक बेटी के वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को कोट करती हुई, साइकिल योजना का जिक्र करती हुई, 10,000 का जिक्र करती हुई पितृसत्तात्मक समाज को कटघरे में खड़ा कर रही हैं, तो फिर आपकी जिम्मेदारी क्या है? देखिए, मैं अपनी बात पूरी करती हूं। अभी मैंने पूरी बात नहीं की है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम के तहत 33% महिलाओं को आरक्षण दिया, यानी राजनीति में अधिकार मिला, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50% महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण दिया, जिस तरह से आज बिहार की बेटियों को 35% सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिला, डोमिसाइल नीति लागू हुई। आज बेटियां, अभी मधुबाला जी बोल रही थी रेप हो रहा है, सुरक्षित नहीं है बेटियां। अरे 30,000 से ज्यादा महिला पुलिस अधिकारी हैं बिहार में जो अब सुरक्षा प्रदान कर रही हैं। उन्हें लगता है पता नहीं किस दुनिया में जी रही हैं, क्योंकि महागठबंधन से बिलोंग करती है, कांग्रेस से बिलोंग करती है, तो ये पुरानी परंपरा को ढो रही है। लेकिन नई राजनीति, नई तरंग के साथ। अनामिका जी, दरअसल हमारा टॉपिक दूसरा है। मुख्यमंत्री जी, हमारा टॉपिक दूसरा है। मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर संजय जी, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा, ये राजनीति से ग्रसित ये पोस्ट नजर आ रही है। डॉक्टर मधुबाला जी, चूंकि मेहमान बहुत है, मैं आऊंगा दोबारा से आपके पास। मेहमान मेरे पास बहुत है, मेहमान मेरे पास बहुत है। 30 सेकंड में अपनी बात रखिएगा, उसके बाद डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। सुरक्षा की महिलाओं की बात कर ली है। अनामिका जी, एक दिन वक्त निकाल कर जाकर देख लीजिए कि उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। आज भी उनके लिए अलग ना शौचालय की व्यवस्था है, न रहने की व्यवस्था है, और उनकी सुरक्षा किस तरह से पुलिस वाले कर रहे हैं, वो कभी वक्त निकाल करके वर्तमान में अपडेट। ठीक है, मैं डॉक्टर संजय जी की तरफ जा रहा हूं। डॉक्टर संजय जी, ये जो पोस्ट रोहिणी आचार्य की, प्लीज इसे राजनीति का अखाड़ा ना बनाए, प्लीज, मुझे आवाज डाउन करानी पड़ेगी। डॉक्टर संजय जी, ये जो पोस्ट है रोहिणी आचार्य की, ये राजनीति से प्रेरित नजर आ रही है आपको, या एक बेटी जो इस समय अपने आप को छला हुआ महसूस कर रही है? जब पिता को किडनी देने की जरूरत थी, वो सबसे पहले आगे आकर खड़ी हुई, अपनी किडनी दान की, उसने अपने पिता को जीवन दान दिया। अब वो बेटी अपने लिए न्याय मांग रही है और वो छला हुआ महसूस कर रही है। उसका दर्द है इस पोस्ट में। ठीक है, दर्द भी है, समाज से अपेक्षा भी है और सरकार से उम्मीद भी है। वो तीनों का कॉकटेल दिखता है जो रोहिणी जी का ट्वीट है। उसमें पितृसत्तात्मक समाज है, इस सच्चाई से कौन इनकार कर सकता है? तो क्या जिस संविधान की दुहाई सुबह से शाम तक दी जाती है, सुप्रीम कोर्ट ने तो अधिकार दिया है कि बेटे बेटियों में कोई फर्क नहीं होगा, बेटियां चाहे मायके में रहें, पति के साथ रहें, ये अधिकार उनको है। ये तय करने दीजिए उनको कि वो कहाँ रहना चाहते। रोहिणी भी तो वही कह रही हैं कि हर बेटी को इस आश्वासन के साथ बड़ा होने का अधिकार है कि जो उनकी मायका है वो ऐसी सुरक्षित स्थान है जहां वह बिना डर, बिना किसी अपराध बोध, शर्म या कोई बिना स्पष्टीकरण दिए लौट सकती है, रह सकती है। तो कौन सी ऐसी बात वो रोहिणी कह रही है जिसमें राजनीति तलाशी जा रही है? वो तो हर बेटियों के लिए एक संदेश है कि चीजें हैं। आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में क्यों जाते हैं भाई? भेदभाव में क्यों जाते हैं? वो तो उसी के तरफ इशारा कर रही हैं कि हर बेटी अगर वो है
तो पिता के लिए, माँ के लिए, जिसको कहते हैं हम लोग ना कि पेरेंटल होम, तो पेरेंटल होम के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ निर्देश दिया है कि वो शेयर कर सकती है, वहां वो रह सकती है, उसके लिए अधिकृत है। और जो हिंदू अधिनियम जो आया है, जो 2005 का हिंदू अधिकार अधिनियम, वो भी इसकी इजाजत देता है कि शादी का मतलब त्याग नहीं है कि अगर आपने बेटी की शादी कर दी मतलब अब उसको घर का त्याग कर देना है और बस अब इस मायके से या पेरेंटल होम से हमेशा के लिए वो विमुक्त हो गई। यही बात तो रोहिणी आचार्य अपने ट्वीट में कर रही है और सरकार से भी वही कह रही है कि बिल्कुल आपने सशक्त किया है महिलाओं को, चाहे साइकिल पोशाक की राशि हो, उनके लिए आरक्षण की बात हो, लेकिन थोड़ा और करने की जरूरत है कि जब वो असुरक्षित महसूस करती है, कहीं ना कहीं से एक अपराध बोध होता है कि क्या हम अपने पेरेंटल होम में रह सकते हैं या लाचारी बेबसी में हमको रहना मजबूरी है, इस बात को लेकर के सरकार को वो एक तरह से सुझाव दे रही है कि भाई सरकार को इस पर विचार करनी चाहिए कि बेटे और बेटी दोनों के लिए पेरेंटल होम बराबर है, जिसका अधिकार सुप्रीम कोर्ट भी देता है। इस देश में मैटरनल सोसाइटी भी है, पितृसत्तात्मक मेघालय चले जाइए, मातृसत्तात्मक समाज है, वहां जो कई जनजातियां हैं वहां पर मातृसत्तात्मक व्यवस्था है। तो अगर वो कह रही है कि इस व्यवस्था में थोड़ा और पारदर्शिता की जरूरत है, थोड़ा और बदलने की जरूरत है और इसमें समाज और सरकार दोनों को वह कह रही है इस रिफॉर्म्स के आप सहभागी बने, इस रिफॉर्म्स में आप साक्षी बने, बताइए कि हाँ क्या बेटी, कोई किसी को तो अधिकार है नहीं कि वो तय करे कि हमारा जो जन्म होगा वो बेटी के रूप में होगा या बेटे के रूप में होगा। माता पिता के लिए तो दोनों संतान है। अगर संतान के तरीके से देखेंगे तो पेरेंटल होम पर जितना बेटे का अधिकार है उतना ही बेटी का अधिकार है। कोर्ट भी इस अधिकार से उनको वंचित नहीं कर रहा है, बराबर का अधिकार दे रहा है। वैसी स्थिति में जब कभी कभी कुछ इस तरह की बातें हो जाती हैं कि बेटियों को तो ससुराल में रह जानी चाहिए, शादी के बाद अब उनको मायके से रिश्ता खत्म करके और वो ससुराल के लिए अधिकृत हो जाती हैं, वहां पर संवेदनात्मक तौर पर जो भी महिलाएं होती हैं उनको कहीं ना कहीं ये बात चुभती है। लगता है कि अगर संविधान ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये अधिकार दिया, फिर समाज और सरकार को भी हमें एश्योर करना चाहिए कि नहीं, आपकी इच्छा, आप जहां चाहें वहां रहें और बिना इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई ये की बात नहीं है। क्या उनको जीने की स्वतंत्रता नहीं है क्या? अगर बेटे को जीने का अधिकार है कि वो पेरेंट्स के साथ रहेंगे, पेरेंट्स से अलग रहेंगे, तो बेटियों को ये अधिकार नहीं है क्या? इसी रिफॉर्म्स की दिशा में रोहिणी जी का ट्वीट को मैं देख रहा हूं। अब इसमें जिनको राजनीति तलाशनी है वो राजनीति तलाशें, मैं इसको एक सोशल रिफॉर्म के तरफ ही देख रहा हूं। ठीक है, शेफाली जी की तरफ मैं जा रहा हूं। शेफाली जी, जो ये ट्वीट है और इस ट्वीट में जितनी भी बातें, चूंकि डॉक्टर संजय जी ने बहुत हद तक ये क्लियर कर दिया कि उस ट्वीट की मंशा क्या है। एक महिला के तौर पर मैं आपसे भी समझना चाह रहा हूं, वो लड़की इस समय किस दुविधा में होगी कि जिसने अपने पिता के लिए अपनी किडनी दान की सबसे आगे आकर, जिसने 25-26 साल तक जिस घर को अपना घर माना और शादी के बाद अचानक से उस घर से उसको रुखसत कर दिया गया और अब उस घर पर जाने के लिए, चूंकि ताल्लुकात खराब हो चुके हैं राजनीति की वजह से, उस घर पर जाने के लिए वो उसको पोस्ट करनी पड़ रही है, उसकी मानसिकता क्या होगी इस समय? देखिए, मुझे ये लगता है कि ये एक सामाजिक व्यवस्था जो हमारा है ना, और जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य है जिसमें हम बढ़े हैं, आगे बढ़े हैं, यहाँ हम देखते हैं कि महिलाएं जो होती हैं ना वो सेकेंडरी स्टेटस को होल्ड करती है। मैं एज एन एकेडमिशियन बोल रही हूँ, अभी सही कहा कि कोर्ट का ही जजमेंट नहीं है बल्कि एक एक्ट बन चुका है 2005 में, हिंदू सक्सेशन एक्ट, जिसमें महिलाओं को पार्टनर बनाया गया है पुरुषों के साथ। मगर अगर बेटी है, बेटा है और फादर का जो अर्जित प्रॉपर्टी है उसमें बराबर की हिस्सेदारी है। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, लाइबिलिटी भी दोनों की है। तो जब कानून इस तरह की बातें कर रहा है और सरकार, बिहार सरकार ने बहुत ऐसे प्रावधान बनाए एफर्मेटिव एक्शन के तहत, बहुत सारे आरक्षण हुए, पंचायती राज में 50%, जॉब में आरक्षण हुए, मोबिलिटी, आप समझिए 2 इंडिकेटर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी भी सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए। एक मोबिलिटी
तो साइकिल योजना था। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रही हूँ क्योंकि रोहिणी ने इसे मेंशन किया है अपने ट्वीट में। तो मोबिलिटी एम्पावरमेंट का एक बहुत मेजर लक्षण है, और साथ ही साथ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस भी बहुत जरूरी है। तो आप ये देख लीजिए कि महिलाएं चाहे अपने ससुराल में या अपने मायके में इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएं तो वो स्वावलंबी हो जाती है, स्वयं सिद्धा हो जाती हैं। तो मैं रोहिणी की बात सिर्फ नहीं कहना चाहती, मैं चाहती हूं कि वो रिप्रेजेंट कर रही है महिलाओं को। इस समाज की जो सोच है ना, एटीट्यूडनल चेंज और बिहेवियरल चेंज की आवश्यकता है, और ये अगर आई हैं तो इसके लिए हम इसको एग्जाम्पलरी माने कि अगर ऐसे लालू जी के परिवार में ये चीजें हो रही हैं तो आम घर की महिलाओं की स्थिति क्या होगी। आप कानून बना लेंगे, व्यवस्था में परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन सोच में तो परिवर्तन होना आवश्यक है। एटीट्यूडल चेंज, जो हमारा पेट्रियार्कल सोसाइटी है, जो माइंडसेट है, उसमें एक बदलाव की, सकारात्मक सोच की आवश्यकता है। और कोई कानून किसी तरह से सारी चीजों को सुचारू रूप से नहीं कर सकता है। अगर आप चाहते हैं वाकई चीजें बदलें तो सोच में बदलाव लाना होगा, हमारे थिंकिंग प्रोसेस में इंडिपेंडेंस देना होगा, मोबिलिटी देनी होगी, और कानून बहुत ज्यादा है, उसकी अवेयरनेस क्रिएट करनी होगी। कोई राजनीतिक प्रक्रिया नहीं है, और ना ही ये जो प्रतिक्रिया दी गई है उसको हम राजनीति से जोड़े, उसको ह्यूमैनिटी से जोड़े, सोशल एस्पेक्ट के रूप में जोड़े। मुझे लगता है ये वो हर महिला की समस्या है जो अपने घर में जूझती है। और अगर रोहिणी इतना कुछ अपने परिवार के लिए करके भी अगर वो पराई हो जाती है तो फिर ये तो सोचनीय विषय है, चिंतन का नहीं, ये तो चिंता का विषय है। और सरकार क्या सभी समस्या का समाधान कर लेगी? नहीं। आवश्यक है कि आप खुद अपने अंदर कुछ चेतना जगाएं, और साथ ही साथ समाज की जो सोच है उसमें एक सकारात्मक परिवर्तन लाए। मेरा ये सोचना है। ठीक, अरुणिमा जी की तरफ मैं जा रहा हूं। अरुणिमा जी, चूंकि आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और आपने समाज सुधार की स्थिति में कई कदम भी उठाए हैं, ऐसे में मैं समझना चाह रहा हूं कि बिहार में ग्राउंड स्थिति क्या है? कानून बना देने से क्या महिलाएं, उनको अधिकार मिल रहे हैं? क्योंकि अभी जो जमीन सर्वे हो रहे थे बिहार में जमीनों को लेकर, कई मामले ऐसे आए कि जब भाई लोग कागज लेकर पहुंच गए और वहां पर हस्ताक्षर कराकर ले आए दबाव में, जबकि शायद उनकी मंशा भी ना हो। बिल्कुल। देखिए, जो ये कानून बना है, डॉक्टर साहब ने अभी पूरी कानून बता दी, तो ये बात सही है कि कानून बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं, लेकिन क्या इसको फॉलो लोग करते हैं? नहीं करते हैं। खुद लड़कियां करती हैं, वो भी नहीं करती हैं। और एक चीज है, हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो हमें इसी तरह से नर्चरिंग करते हैं कि कल शादी हुई और परसों अगर लड़की वापस आएगी, जिस अलमीरे में बचपन से कपड़े रखते आई, उस अलमीरे को असहज रूप से खोलती हैं कि अब ये मेरा नहीं रह गया। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उनके जो फादर हैं वो उसी हिसाब से नर्चरिंग कर देते हैं, और बेटों की नर्चरिंग करते हैं कि बेटा आज ये विदा हो गई और ये आज से इसका नहीं रह गया। तो इसको तो नहीं, मदर फादर दोनों की बात मैं कर रही हूँ, लेकिन सामाजिक, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये राजनीतिकरण तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन है राजनीतिकरण। क्यों है कि लालू परिवार जिसके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, लालू परिवार से करोड़ों लोग ऐसे फॉलो करते हैं कि जब इस परिवार में हो रहा है तो हम भी करेंगे, तो जो देने की मनसा होगी ना वो भी नहीं करेंगे। तो उस वहां पे जरूर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी हम कहेंगे कि जहां ये मानसिकता बदलनी चाहिए। कानून कई बने हुए हैं, दहेज नहीं है ना, कानून बना हुआ है, क्या स्वरूप बदला है? क्या दहेज नहीं दिया जाता है? केवल सामाजिक स्वरूप चेंज हो गया है। तो हमें सामाजिक रूप से इन सब चीजों पे बिल्कुल आवाज उठानी चाहिए। और रोहिणी के हम साथ हैं, लेकिन रोहिणी ये भी बात गलत होगी कि अगर आपने किडनी दिया तो बेटों ने नहीं दिया, आपने दिया। भाई आपके फादर थे तो आप हक से दे रहे हो, आपको देना ही चाहिए था। वहां भी इक्वालिटी है। मेरी मर्जी है ना, हम अपने फादर को दे रहे हैं, तो हम यहाँ एहसान कोई नहीं कर रहे हैं, हम अपने फादर को दिलाना चाहते हैं, तो हम दिए। और बात तब ये उठकर आई जब आप एक बेटी को
जो अपने पिता को जीवन दान दी हुई है और उसको सड़क पर आपने डाल दिया, और पिता का अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया या मां का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, तो वो ये सवाल पूछेगी ना। इस सवाल को एहसान के तौर पर नहीं पूछ रही है, बिल्कुल वो आधार के तौर पर पूछ रही है कि मैं वही कह रही हूं जी, मैं रोहिणी के साथ हूं, मैं रोहिणी के साथ हूं, लेकिन मैं ये कहती हूं लालू जी जैसे शांत पड़े हुए हैं, क्या लालू जी को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं, क्या होगा उन परिवार को, ठीक क्या होगा उन सारे परिवार को। लालू परिवार चूंकि कई करोड़ लोगों के आदर्श भी हैं, मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के, अगर उनके परिवार से एग्जाम्पल सेट नहीं होगा या इस तरह का एग्जाम्पल सेट किया जाएगा जिस तरह का दर्द रोहिणी आचार्य का है, तो फिर हम किस तरह का मैसेज दे रहे हैं अपने समाज को बतौर नेता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं एक बात बस बोलना चाहती हूँ, ये बिल्कुल नीतीश जी को जो या किसी एनडीए सरकार को कह रहे हैं, अभी लालू परिवार को सामने आके और एक आधार बना के उनको बोलना चाहिए कि नहीं, हमारी बेटी को कोई अलग नहीं कर सकता, हम लाएं, कोई राजनीतिकरण नहीं, एक परिवार को आगे बढ़ के और सामने एक बड़ा आप अपने आप में दिखा दीजिए लालू जी कि नहीं, हमारी बेटी के साथ ऐसा नहीं हुआ, करोड़ों परिवार को जी मिल जाए। मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन ये बार बार जो कहा जा रहा है कि उनको रोहिणी जी को आने नहीं दिया जा रहा है, ये सिर्फ रोहिणी जी के मतलब रोहिणी जी जो कह रही हैं, अब इसी मीडिया में एक खबर आई थी कि बहुत दुखी थे और उनके राबड़ी जी की आंखों से आंसू छलके। तो ये जो मैं बार बार इसको कह रही हूँ कि ये पारिवारिक मुद्दा है और इसको बेवजह, बहुत अच्छा हमारे संजय जी ने कहा कि हमें इसे राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए, ये परिवार के अंदर सुलह। ये जरूर है कि ये एक ट्रेंड सेटर के रूप में आप अगर कह रहे हैं तो मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं कि यहाँ आकर के ये बात बिल्कुल इसका खंडन होना चाहिए। और रोहिणी जी भी इतनी कमजोर या लाचार बेटी नहीं है। मैं बार बार इस प्रश्न को कह रही हूं कि आप देखिए उन हजारों लाखों लाचार बेटियों की जो शायद पढ़ी भी नहीं है, जो अभी शिफाली दी कह रही थी आर्थिक स्वावलंबन की बात, वो आर्थिक रूप से भी मजबूत नहीं है। तो हमें उन पे इस बहस पे जाना चाहिए कि उन बेटियों की हम जो बात कर रहे हैं वो, और ये एक तरफा, ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक, मैं कहती हूँ कि ये ठीक है, मेरे पास समय की कमी है, सभी मेहमानों के पास अब से 1 मिनट होगा। सहमत हूँ कि हमने अगर अपने पिता को स्वेच्छा से दान दिया, किडनी या कुछ भी जीवन दान दिया, हमें बार बार उसे दोहराने की जरूरत नहीं है। वो थोड़ी समाज, जब हम बतौर जिम्मेदार व्यक्ति इस पूरे मामले पर डिबेट कर रहे हैं तो अपने दर्शकों को एक पक्ष बताना जरूरी भी है ना। एक तरफ तो हम ये कहते हैं कि बेटी और बेटा समान है, अनामिका जी, मैं बेटी 1 मिनट आपका अगला। मैंने जीवन दान दिया और मेरे साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है, ये बात कहना ये गलत है कि ऐसा नहीं। सवाल चुप्पी पर उठ रहे हैं, समाज में सवाल चुप्पी पर उठ रहे हैं, परिवार की चुप्पी पर सवाल उठ रहे हैं, बेटियों को पूजा जाता है, वही समाज, देश और घर आगे बढ़ता है, समृद्धि होता है वहाँ, और शांति में जीवन लोग जीते हैं। लेकिन जिस घर में बेटी की अवहेलना होती है, जिस घर में बेटी का अपमान होता है, वह घर कभी समृद्ध नहीं होता, कभी खुशहाल नहीं होता। और बाबा साहब ने भी इस चीज पर बहुत जोर डाला और कहा कि बेटियों की समृद्धि से ही मैं समाज की समृद्धि का अंदाजा लगा लेता हूं, और संविधान में लिंग के आधार पर हमें बराबरी का हक मिला है, कानून के तौर पे भी मिला। लेकिन आज उस घर की बात हो रही है जिस घर में 2 मुख्यमंत्री, जिस घर में मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप सोचिए वो लोग बहुत ही लोगों के प्रेरणा स्वरूप है। उस घर से निकली बात बाहर जाती है और उसे लोग अपनाते हैं। अभी सभी ठीक कहा हमारी बहन ने कि वह घर का वही चरित्र है। मेरे पास समय कम है, सभी मेहमानों के पास 1 मिनट है। और अनामिका जी, अब मैं डॉक्टर संजय जी के पास आ रहा हूं। बिल्कुल डॉक्टर संजय जी, करने योग्य नहीं है, बेटियों को सम्मान मिलना चाहिए। ये रोहिणी हर घर में, हर समाज में, अपने ट्वीट में वो कह रही हैं बिहार गवर्नमेंट को कि सरकार से हमें अपेक्षा है, वो अपेक्षा कर रही है सरकार से कि हर बेटी अपने पेरेंटल होम में सेफ महसूस करे। ये एग्जीक्यूट और इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेवारी तो है ना, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कानून बना दिया, लेकिन पेरेंटल होम में जब उनके साथ भेदभाव किया जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा कि अब तुम बेटी हो, तुम्हारी शादी हो गई, अब तुम अपना घर जाओ, अब यहाँ में इंटरफेरेंस बंद करो, ये एक तरफ वो कर रही है। दूसरी बात, जो अभी किडनी दान और ये की बात कर रहे थे, मैं तो मानता हूं कि जो आज की पीढ़ी है, मैं बेटे बेटियों को अलग अलग करके नहीं बता रहा, 1 यूनिट ब्लड देने के लिए भी अपने माँ बाप को लोग तैयार नहीं है।
अगर वैसी स्थिति में रोहिणी ने अपना किडनी दिया अपने पिता को, अपने पिता के जीवन के लिए, एक बड़ा त्याग है। और अगर त्याग जहां होगा वहां भावना होगी, क्योंकि त्याग भी भावना से आती है। कोई बुद्ध तो है नहीं, राम तो है नहीं, कृष्ण तो है नहीं, शेफाली जी, बस त्याग करके और चुपचाप जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, 30 सेकंड में। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इसे एक राजनीतिक तुल ना देते हुए एक सामाजिक समस्या के रूप में इसको समझे, और सच में ये आपको समझने की आवश्यकता है कि यह स्थिति हर घर की है जहां लड़की आज भी पराई कहलाती है, आज भी कन्यादान हो जाता है, और इक्वल राइट्स हम एक अखबार में जरूर पढ़ लेते हैं, हम जजमेंट में देख लेते हैं, लेकिन व्यवहारिक पक्ष में अगर आप देखें तो ये नहीं हो पाया है। चाहे वो एक गरीब का घर हो, एक सामान्य आदमी का घर हो, या लालू जी का घर हो, तो बिना राजनीतिक कलर दिए हुए हमें यह समझना है कि वुमेन कास्ट, क्रीड, रिलीजन या पॉलिटिक्स से अलग है। वुमेन एक आइडेंटिटी है जिसकी सुरक्षा एक एक व्यक्ति। समाज को जागृत होने की जरूरत है, क्योंकि एक डोमेस्टिक वायलेंस जैसा जो होता है और उसके बाद वो सहज नहीं होती हैं अपने घर लौटने में, और वो आत्महत्या जैसी स्थिति को पैदा देती है, तो ये सब तरीके ये प्रभावित है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि राबड़ी जी से और लालू जी से कि वो आगे बढ़े और इस ट्रेंड को तोड़े, क्योंकि आपके लाखों लोग फॉलोवर हैं, हम खुद उनसे मिलने जाएंगे, उनको आगे आना ही होगा, क्योंकि आपके कारण। ठीक है, और मुझे उम्मीद भी है कि ये जल्दी होगा और जल्दी से जो रोहिणी आचार्य है उनका पक्ष जो पूरा भी विवाद है ये जल्दी से सुलझेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।